नमस्कार दोस्तों। हम लोग शुरुआत से ही आसमान की तरफ देखकर हैरान होते हुए आए हैं। हमारे प्राचीन समय के विद्वान और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम यह सब जान पाए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह कहाँ पर है। लेकिन खुद को जान पाने का यह सफ़र काफ़ी लंबा रहा। आइए चलते हैं फिर आप और हम एक छोटे से सफ़र पर, जहाँ हम हमारे घर यानी धरती से लेकर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफ़र तय करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम समय सीमा से नहीं बंधे हैं। हम अपनी कल्पना के आधार पर इस ब्रह्मांड में कहीं आ जा सकते हैं। इस सफ़र को शुरू करने के लिए चलो फिर धरती से दूर चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी चंद्रमा से। इसका जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले धरती से मंगल ग्रह जितना पिंड टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जो आगे चलकर हमारा चांद बना। सूर्य सूर्य हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ी ताकत है और धरती में जीवन के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन है कि ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारी संपूर्ण सौर व्यवस्था टिकी हुई है, जिसकी शुरुआत मरकरी यानी बुध ग्रह से होती है। बुध ग्रह बिल्कुल चंद्रमा ग्रह जैसा नजर आता है, जो साबित करता है कि भूवैज्ञानिक रूप से अरबों सालों तक बेजान रहा होगा। बुध ग्रह पर अब तक 2 अंतरिक्ष यान जा चुके हैं। मैसेंजर यान 2004 में नासा द्वारा छोड़ा गया था और इसने 2008 में बुध ग्रह के काफ़ी नज़दीक जाकर उसके पार्ट्स और इमेजेस की फ़ोटो सेंड की थी। बुध ग्रह के लगभग 50% हिस्से का नक्शा बनाया जा चुका है, लेकिन ये ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से इससे उत्पन्न होने वाली गर्मी और प्रकाश की वजह से हर्बल दूरबीन नक्शा नहीं बना पाती है। हमारा अगला पड़ाव है वेनस यानी शुक्र। शुक्र ग्रह का आकार, गुरुत्वाकर्षण, संरचना कुछ धरती जैसा ही है। इसकी सतह हमें धरती से नज़र नहीं आती, क्योंकि शुक्र एसिड से भरे बादलों की एक मोटी चादरों से ढका हुआ है। इसकी सतह पर 100 किलोमीटर के दायरे में हमें 150 से ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इसकी सतह के ऊपर काफ़ी बादल होने के बावजूद भी कभी यहाँ बारिश नहीं होती। हालांकि सतह के कुछ किलोमीटर ऊपर तेजाब की बारिश होती है, लेकिन वो सतह के 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बन जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले यहाँ पानी मौजूद था, जो समय के साथ साथ भाप बनता गया और एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया। हमारे सफ़र का अगला पड़ाव है मंगल ग्रह। अब तक भेजे गए सभी यानों से मिली जानकारी हमें यह बताती है कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर इस ग्रह को वैज्ञानिक इस नज़र से देखते हैं कि भविष्य में इस ग्रह पर बस्ती बसा पाएंगे। इसके आगे मौजूद है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में रहकर सूर्य का चक्कर लगाती है। जुपिटर ग्रह ये हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने 4 बड़े और दर्जनों चंद्रमाओं के साथ जुपिटर अपने आप में ही एक सोलर सिस्टम जैसा है। अगर सौर व्यवस्था के बाकी सभी ग्रहों को मिला दिया जाए तो सभी वे इसके अंदर समा जाएंगे। इसकी सतह पर यह लाल धब्बा हमारी धरती से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। यह लाल धब्बा तूफान से बना हुआ है। अनुमान है कि इसका यह तूफान पिछले 350 सालों से नहीं रुका है। हमारा अगला पड़ाव है ईस्टर्न यानी शनि ग्रह। ये ग्रह जो अपने स्याही छल्लों से घिरा हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। ये छल्ले बर्फ़ के कणों से मिलकर बने हैं और शनि की सतह पर ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कुल 62 चंद्रमा शनि के चक्कर लगाते हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है
और वायुमंडल को कैद करके रखने वाला सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है। इसके आगे मौजूद हैं यूरेनस और नेपच्यून, सौर व्यवस्था का सबसे बाहरी प्लानेट जो हमारी पूर्वज की जानकारी से बाहर था, जिनका पता इंसानों को टेलीस्कोप की खोज के बाद पता लगा। इनके बाहरी प्लानेट के आगे हैं कुइपर बेल्ट, जो पिछली वाली एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ा और 200 गुना ज़्यादा फैला हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में खगोलीय वस्तुएं मौजूद हैं जो ठंड से जमे पानी, मीथेन, अमोनिया से बने हुए हैं। जैसे मानो लाखों बर्फ से बनी छोटी छोटी दुनियाएं तैर रही है और हमारा प्लूटो उन्हीं में से एक है। और इसके आगे है मानव इतिहास का महान यान वायेजर फर्स्ट, जो अपने 40 साल का सफ़र पूरा कर चुका है, सौर मंडल से भी बाहर जा चुका है। ये हमसे लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है। ये इंसानों द्वारा भेजा गया ऐसा यान है जिसने सबसे ज़्यादा सौरमंडल के रहस्य के बारे में बताया है। इसके आगे आकर हमारा सौरमंडल लगभग खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारे जितना दिखाई देता है। हम अपने सूर्य से इतनी दूर आ चुके हैं कि हमारे सूर्य के प्रकाश को भी यहाँ तक आने में 1 साल का समय लग जाता है। लेकिन यहाँ भी सूर्य की ग्रेविटी का असर खत्म नहीं हुआ है। अरबों की संख्या में छोटे छोटे धूमकेतु सूर्य की खिंचाव की वजह से यहाँ पर बने हुए हैं। धूमकेतु के बादल यहाँ से हमारे सौरमंडल को घेरे हुए हैं, जिन्हें हम आउट क्लाउड कहते हैं। ये एक ऐसा विशाल बादल है जहाँ एक कोमेट से दूसरे कोमेट की दूरी लगभग करोड़ों किलोमीटर है। इसलिए आउट क्लाउड है या नहीं, इसका हमें कोई सबूत नहीं मिला है। माना जाता है ये बादल हमारे सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण सीमा पर है, जिसके बाद सूर्य का खिंचाव कम हो जाता है और यहीं आकर हमारा सोलर सिस्टम का अंत हो जाता है। रुकिए, लेकिन हमारा सफ़र यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और भी रोमांचक यात्रा जारी है। अब हम एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ अंधेरा है। हम यहाँ इंसानी आँखों से कुछ नहीं देख सकते, इसलिए हमें यहाँ इंफ्रारेड विजन की ज़रूरत है। इंफ्रारेड से देखने पर हमें यहाँ एक अद्भुत ग्रह देखने को मिलेगा। ये है रॉक प्लैनेट, ऐसा ग्रह जिसका कोई तारा नहीं है, जो इस अंधेरे में अकेला भटक रहा है। हमारे गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट लाखों करोड़ों हो सकते हैं। यह प्लैनेट परिवार के उस सदस्यों के तरह हैं जो बनते समय अपने परिवार से बिछड़ गए थे। यह प्लैनेट ऊपर से भले ही बर्फ की चादर से ढके हुए हों, लेकिन इनके केंद्र में पानी का विशाल समुद्र भी हो सकता है। लेकिन क्या पता वहाँ जीवन भी किसी न किसी रूप में सांस ले रहा होगा। अब हम अपने सफ़र का अगला पड़ाव खत्म करने के करीब में हैं। हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को गौर से देखते हैं। यहाँ चमकता हर बिंदु अपने आप में एक तारा है और हमारी गैलेक्सी में इस बिंदु पर मौजूद है। गैलेक्सी के केंद्र में 30,000 प्रकाश वर्ष दूर यहाँ हम हमारे सफ़र का एक पड़ाव खत्म होता है। अब हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि प्रकाश को भी यहाँ तक आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देख सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी को एंड्रोमेडा गैलेक्सी तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है, जो 4 अरब साल बाद आपस में टकरा जाएगी। ऐसी ही छोटी बड़ी गैलेक्सी मिलकर बनाते हैं लोकल ग्रुप। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि हम यहाँ से अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ऐसी हजारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यानी एक सुपर क्लस्टर में हजारों ग्रुप हो सकते हैं और यहाँ आकर
हमें तो प्रकाश का छोटा छोटा सा जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी है, जिन्हें हम हर गैलेक्सी में अरबों तारे जमा है। इस सुपर क्लस्टर को भी हमें हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में 1 करोड़ सुपर क्लस्टर होने की संभावना है। 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मिलकर हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं, यानी इसे हम हमारा यूनिवर्स कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारी विज्ञान की सीमा समाप्त होती है। इसके आगे ना हमें देख सकते हैं, ना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए इसे हम अज्ञात ब्रह्मांड कहते हैं। इसका व्यास 51 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में प्रकाश को भी 51 अरब साल लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व यूनिवर्स का साइज है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, शायद अनंत भी हो सकता है। क्या यहाँ इसका अंत होता है? कुछ लोग मानते हैं यह ब्रह्मांड समुद्र में तैरती एक बूंद की तरह है, जहाँ इसके जैसे ब्रह्मांड होने की अनिश्चित संभावना हो सकती है, जिसका कोई अंत नहीं है। 2 या 2 से अधिक ब्रह्मांड, इस सिद्धांत को मल्टीवर्स या महाब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ अंदाज़ा है, ये गलत भी हो सकता है। क्या अब आप भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो? मैं भी, जैसे हमारा इस ब्रह्मांड में कोई वजूद भी नहीं है। लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर ही सही हमने इन्हें बातों का पता किया है। याद कीजिए वो समय जब हम जहाँ तक देख सकते थे वहीं तक हमारी दुनिया थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बीते कुछ सदियों में हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। वक्त की सीमा को तोड़ना नामुमकिन हो, लेकिन विज्ञान की सीमा को हम आगे लेके जा सकते हैं। अगले 100 सालों में हम ब्रह्मांड के कई राज जानेंगे। थैंक यू दोस्तों।